दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज 4 मार्च 2024 के इम्पोर्टेंट जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि हम डेली जो है इस प्रोग्राम में करते हैं, शुरू में हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं और लास्ट में कुछ फैक्ट बेस्ड जीके क्वेश्चंस भी करेंगे। और जो करंट अफेयर से जुड़े हुए जीके फैक्ट हैं उन्हें भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट में आज के जो हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो वो मैंने इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको रखा है। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक पूरा देखना है। तो पहले करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड अगर कहीं कोई जीके है तो वो भी, और साथ में लास्ट में हमारे होंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब, अब स्टेम लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? STEM। तो स्टेम लैब क्या होता है? साइंस, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, और E फॉर इंजीनियरिंग, और M फॉर मैनेजमेंट, सॉरी M फॉर यहां पर होगा मैथमेटिक्स। तो स्टेम लैब प्रदेश की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली किस जनपद में लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी वाराणसी में लगाई गई है। तो वाराणसी में जो डाइट है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डाइट सारनाथ, वहां पर स्थापित की गई है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सारनाथ में किसके द्वारा? एस्ट्रोस्पेस रिसर्च क्यूब प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सारनाथ में लगाई गई है पहली स्टेम लैब। और क्योंकि सारनाथ किस जिले में पड़ता है? वाराणसी जिले में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब स्थापित की गई है, जिससे छात्रों को जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे विषयों को समझने में आसानी होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र फ्लड रिसर्च सेंटर, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, इनके नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जाएगा? तो बताइए। मथुरा, मेरठ, लखनऊ और कानपुर। बहुत आसानी से बता सकते हैं। चौधरी चरण सिंह मेरठ और बागपत क्षेत्र से संबंधित है, मेरठ जिले से उनका संबंध है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है मेरठ में, और मेरठ से ही वो कई बार जो है नेता चुने गए। मेरठ उनकी कर्मस्थली भी है, और जन्मस्थली भी है। तो मेरठ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर मेरठ में स्थापित किया जाएगा बाढ़ शोध केंद्र। अब हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन, जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन यानी बायो एशिया सम्मेलन का नाम क्या था? बायो एशिया। तो बायो एशिया 2024 का इसका 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो अभी ये हैदराबाद में आयोजित किया गया 26 से 28 फरवरी तक। 26 से 28 फरवरी तक हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी, इसकी थीम क्या रखी गई थी? डाटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज, ये इसकी थीम रखी गई थी। आगे देखेंगे तो 21वां संस्करण यहां पर हुआ, जिसका उद्देश्य है कि बायोटेक उद्योग में नवाचार, खोज और समाधान को बढ़ाना, समृद्ध और प्रोत्साहित करना। विषय मैंने आपको बता दिया, डेटा और AI के साथ जीवन विज्ञान को बदलना, ये इसका विषय था। और ये तेलंगाना सरकार की पहल थी, जो सन 2003 में ये शुरू किया गया था। तो 2003 से प्रत्येक वर्ष जो है बायो एशिया सम्मेलन किया जाता है, और
तो अभी क्या चल रहा है 2024, तो इसलिए अब ये 21वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्लियर है? तो इसमें जो वैज्ञानिक और जो व्यावसायिक पेशेवर हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं प्रौद्योगिकी को लेकर के, जैव प्रौद्योगिकी को लेकर के। तो हर साल ये सम्मेलन होता है और हर साल अलग अलग स्थानों पर होता है। तो इस साल कहाँ हुआ है? हैदराबाद में, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखें। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे जो है अभ्यास प्रश्न में पूछा था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नारायण धाम मंदिर जो है, नारायण धाम मंदिर, ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ जो है स्थापित किए गए हैं। वहां नजर आते हैं आपको सुदामा जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की, दोनों की जो है मूर्ति के दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो ये किस राज्य में ये मंदिर है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो ये मंदिर मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, उज्जैन में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। एनटीपीसी के निदेशक यानी डायरेक्टर कौन बने हैं? एनटीपीसी के डायरेक्टर, तो इनको बनाया गया है एनटीपीसी के डायरेक्टर। क्या नाम है इनका? रविंद्र कुमार। तो रविंद्र कुमार बने हैं एनटीपीसी के डायरेक्टर। अगला प्रश्न देखें। भारत में अति अमीरों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है पिछले साल। 13,263 हो गए हैं अति अमीर, यानी जो करोड़ों में जिनकी कमाई है, 1-2 करोड़ की नहीं, 100-200 करोड़, इस तरह से 1000 करोड़ वाले जो अति अमीर लोग हैं वो 13,263 हैं। तो इनमें पिछले साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7%, 6%, 8% या इनमें से कोई नहीं? तो 6% की वृद्धि भी हुई है। 6% की वृद्धि के साथ अब ये संख्या कितनी हो गई है? 13,263। हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वनतारा पहल, तो वनतारा पहल अभी काफी चर्चा में है, तो वनतारा पहल को किसने शुरू किया है? तो आप सभी जो है अगर थोड़ा भी न्यूज़ देख रहे होंगे तो हमारा सारा जो नेशनल मीडिया है वो एक ही चीज़ दिखा रहा है, अनंत अंबानी की वेडिंग टीवी पर छाई हुई है। तो अभी जो मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं उनके द्वारा ही ये पहल शुरू की गई है, वनतारा पहल। तो यानी हम कह सकते हैं रिलायंस फाउंडेशन ने इसको शुरू किया है। तो वनतारा पहल है क्या? ये है अनंत अंबानी, ठीक है, अभी इनकी जो है शादी हुई है और राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी दोनों की शादी हुई है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, टीवी पे आप सभी देख रहे होंगे, देश विदेश के सेलिब्रिटी सभी जुटे हुए हैं जामनगर में। तो जामनगर में ही हाथियों के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये पहल शुरू की गई है। जो घायल हो जाते हैं या जो किसी खतरे के कारण, दुर्व्यवहार के कारण, किसी ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं, तो जानवरों को बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई है इस पहल में। कहाँ पर? जामनगर में ही। जामनगर गुजरात में 3000 एकड़ में एक फार्म हाउस टाइप बनाया गया है जहाँ पे जानवरों की पूरी देखरेख की जाती है, देखभाल की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये पहल का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनंत अंबानी। ये मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी। तो अब इनकी शादी भी है, तो इसी दौरान जो इनका जो इनिशिएटिव है वनतारा इनिशिएटिव वो चर्चा में है। तो हम कह सकते हैं रिलायंस का इनिशिएटिव कह सकते हैं इसको, वनतारा पहल। ठीक है, तो इतना ही डिस्कशन काफी है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो न्यूज़ मीडिया दिखा ही रहा है और आप इंजॉय करें। न्यूज़ मीडिया में जो है शादी का जो चल रहा है प्रोग्राम, तो खूब वहाँ पर जो है वीडियोस आ ही रहे होंगे आप सभी के पास। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से भी नीचे गिर गई है? एक सस्टेनेबल प्रजनन दर कही जाती है 2.1%, जिस पर जो है कोई जनसंख्या अपने स्थिर रूप में रहती है।
बट अगर इससे नीचे अगर किसी देश की प्रजनन दर हो जाती है तो यानी उस देश की जनसंख्या घटने लगती है। अब 1% से भी कम अगर जन्म दर है, प्रजनन दर है, तो समझ लो कि इन देशों की जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या तेजी से गिरने लगेगी। तो 1% से भी कम किसकी प्रजनन दर हो गई है? सिंगापुर की। हाल ही में जापान भी चर्चा में था कि जापान की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है लगातार, और जापान में जो है वो प्रजनन दर बहुत कम हो गई है, और जापान अपने पिछले 100 या 150 साल की जनसंख्या के स्तर गिरावट की दर को जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो बहुत तेजी से वहाँ जनसंख्या घट रही है, प्रजनन दर काफी गिर गई है। तो अब इनमें सिंगापुर भी चर्चा में आ गया है, जहाँ 1% से नीचे प्रजनन दर पहुंच गई है। तो आप ये याद रखेंगे। हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव, 4 दिवसीय तवी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लक्ष्मी मुर्देश्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की संस्कृति को जो है बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए 4 दिन का ये महोत्सव किया जाता है, और ये जम्मू में शुरू होगा। और अभी 1 मार्च से ये शुरू हुआ है, और 1 मार्च से लेकर के ये 4 मार्च तक चलेगा, 4 मार्च तक चला है। तो ये महोत्सव जो है किस लिए है? जम्मू की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए। तवी महोत्सव नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण यही है कि इसका नाम क्या है, तवी महोत्सव। अब आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, सॉरी 1 मिनट। अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये आपको हर समय इनका आंसर आपको आना चाहिए। ये हमारी जनरल नॉलेज का बेस है, और अगर हमारी जनरल नॉलेज का बेस ही कमजोर है तो हमारी तैयारी सही दिशा में नहीं चल रही है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाते हैं आसानी के साथ, या इन प्रश्नों के जवाब देने में आपको बहुत कठिनाई महसूस होती है, तो समझ लीजिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो यही टेस्ट होता है। हम 4, 5, 6 क्वेश्चन रोज इस तरह के क्वेश्चन में रखता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप एक सर्टेन लेवल को अचीव कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर जो कि प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल है, तो ये कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं, ये स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। और सिख तीर्थ स्थल है, ये अमृतसर पंजाब में है, जलियांवाला बाग के पास। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। चारों तरफ 4 ऐसे एक जैसे गेट बने हुए हैं चारों तरफ। स्वर्ण मंदिर के बारे में हम कहें तो इसका नाम जो है हरमिंदर साहिब भी है, हरमिंदर साहिब भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस पर सोने की परत चढ़ी है, तो इसलिए स्वर्ण मंदिर भी कह देते हैं। तो चमकदार सोने के गुंबद के साथ जो है सफेद संगमरमर की यह इमारत है, जो कब बनने शुरू हुई थी? 1574 में। 1574 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो हिंदू और इस्लामिक श्रेणियों के मिश्रण को दर्शाता है। और इसके जो 4 प्रवेश द्वार हैं वो धर्म के खुलेपन और स्वीकृति के संदेश के प्रतीक हैं। एक सड़क मार्ग मंदिर की ओर जाता है, जो कि आत्मज्ञान और यात्रा का प्रतीक है। अंदर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और सिख धर्म ग्रंथ जो कि है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका लगातार पाठ चलता रहता है। जो भी गए होंगे या जिन्होंने इसको देखा होगा तो ये सब अच्छी तरह जानते हैं। स्वर्ण मंदिर एक गहन शांति और समानता का स्थान है, और यहाँ सभी धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग जा सकते हैं, सब जाते हैं। यहाँ लगातार जो है लंगर चलता रहता है, निःशुल्क रसोई, जिसमें आने वाले सभी लोगों को खाना परोसा जाता है, निःशुल्क सेवा की जाती है। यानी यहाँ पर जो सिख धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, समानता, सेवा, भक्ति, ये सब आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो स्वर्ण मंदिर इन सब चीजों का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह मंदिर जो है अपनी अनोखी रथ संरचना के लिए जाना जाता है। देखिए मैंने मंदिर का चित्र यहाँ पर लगा दिया है, तो आपको और उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। बहुत से बच्चों ने तो पहचान भी लिया होगा ये कौन सा मंदिर है जो अपनी अनोखी रथ संरचना के लिए जाना जाता है। इसमें 12 रथ के पहिए हैं जो 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। रथ के पहिए इसमें 12 महीने को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह है कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। और
उड़ीसा के तट पर जो है कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, जो सूर्य देव के सम्मान वाला एक भव्य रथ मंदिर है। रथ मंदिर के टाइप में इसको बनाया गया है। ठीक है, अब ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये कलिंग वास्तुकला का मंदिर है। ये भी आप बात याद रखें, कहाँ पर है ये? तो ये 12 विशाल पहिए जो हैं वो महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही देखें तो जटिल नक्काशी से बनाया गया मंदिर है। और जो मुख्य कक्ष है, इस मंदिर का जो मुख्य कक्ष है, वहां सुबह को जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वो सीधे मुख्य कक्ष में प्रवेश करती हैं। तो कितना अच्छा इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, पहले इसमें जो है एक विशाल धूप की घड़ी होती थी, लेकिन उसकी तरह ये काम करता था। तो कुछ हिस्सा इसका टूट गया है, तोड़ दिया गया था, और वो सब चीजें जो है अभी जो है वो पहले की तरह नहीं रही हैं। कुछ हिस्से का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है इस मंदिर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अपनी अनोखी रथ संरचना के लिए जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जहां पहले एक ये विशाल धूप घड़ी के रूप में भी काम करता था। अब अगला देखें, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति बालाजी मंदिर। तो ये किस राज्य में स्थित है? तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो ये है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इसके बारे में देखें, तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है तिरुमाला की 7 चोटियों में स्थित है। और तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, इसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कह देते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर। तो ये मंदिर जो है दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से जो है गिना जाता है। काफी भव्य मंदिर है। यहाँ पर काफी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर एक उत्सव होता है जो 10 दिन का उत्सव होता है, वो उसका नाम है ब्रह्मोत्सवम। ब्रह्मोत्सवम। तो ये उत्सव 10 दिन तक चलता है। यहाँ पर 10 दिन तक ये उत्सव चलता है और बहुत भीड़ जुटती है इसमें भी। और तिरुपति बालाजी के मंदिर पर तो अक्सर बहुत भीड़ रहती है, आप सभी ने सुना भी होगा। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जहाँ बहुत ज्यादा जो है दान, सोना चांदी लोग द्वारा जो है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, कामाख्या देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है। तो कामाख्या देवी मंदिर शक्तिपीठ है एक। तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल, असम, राजस्थान या कर्नाटक? तो ये स्थित है असम में। कामाख्या देवी का मंदिर असम में स्थित है। और ये नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। और हिंदुओं और जो तांत्रिक उपासक हैं उनके लिए ज्यादा पूजनीय स्थल माना जाता है। और ये देवी को समर्पित मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इसकी संरचना जो है वो 7वीं सदी में अस्तित्व में आई। उसके बाद कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ है समय के साथ, तो वो देखने को मिलता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेला जो है वो देवी के मासिक धर्म के जश्न के रूप में यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये काफी प्रसिद्ध मेला है। अक्सर इसको भी लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है। और ये कामाख्या देवी के मंदिर के पास लगता है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? ये असम में ही है। ठीक है, नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। तो याद रखेंगे, यही हमारे आज के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो अभी अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न रखेंगे। तो ये तो बहुत आसान है कि प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता या मुंबई? तो ये तो आप सभी बता पाएंगे, वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। हाल ही में इसके कॉरिडोर का भी जो है पुनर्निर्माण किया गया था, तब भी ये चर्चा में था। और ये अपने इतिहास के लिए भी अक्सर चर्चा में रहता है कि जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वाराणसी में स्थित है।
इसको हम शिव का प्रकाश स्तंभ के रूप में मानते हैं। गंगा के पश्चिमी तट पर यह मंदिर स्थित है और इसका बहुत लंबा इतिहास है, 1000 साल से भी पुराना इतिहास है। अगर हम बात करें तो अकबर ने 16वीं शताब्दी में इसमें एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करवाने की अनुमति दी थी। बाद में औरंगजेब ने जो है 1699 में इसको ध्वस्त कर दिया और इसके पास एक मस्जिद का निर्माण किया, जो अभी जो है कोर्ट में मामला चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का, आपने सुना होगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस है वो यही है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है इसी के पास में बनाई गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो मुख्य संरचना है मंदिर की वो मस्जिद के नीचे दबी हैं। तो उसको लेकर के जो है अभी विवाद चल रहा है और ये मामला जो है कोर्ट में है। तो बाकी किसी चीज पर टिप्पणी ना करते हुए हम ये मस्जिद जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसका निर्माण जो है वो औरंगजेब के समय पर करवाया गया और 1699 में मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अब इसने विशाल सुनहरे शिखर और गुंबद के लिए ये मंदिर जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया था। क्योंकि ये मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ पर जो है एक काला पत्थर, जिसको हम शिवलिंग है ना, शिवलिंग है जो शिव का प्रतीक, और उसी की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो जटिल नक्काशी और स्तंभों से इसकी दीवारों को सजाया गया है, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। अब तो कॉरिडोर और बना दिया गया है, हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, फिर गंगा घाट पर जाते हैं, आरती करते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये तो आप सभी को पता ही होगा। और ऐसा मैं मानता हूँ कि हमारे जो 100% बच्चे हैं सभी ये जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। अब ये एक अभ्यास प्रश्न है जिसमें आपको बताना है कि 4 धाम तीर्थ स्थलों में सबसे दक्षिण में कौन सा, 4 धामों में से कौन सा धाम सबसे दक्षिण में है? बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर या यमुनोत्री। तो जो भी आपको उत्तर सही लगता है, A, B, C या D, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया, और भी जो आपकी प्रतिक्रिया है वो जरूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं पर जो है सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक अच्छा है कि आप सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।